Hi friends, welcome back. My name is Prashi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations in Human Resource Management. So what we are going to do today is we will learn about the organizational structure of trade unions. So हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी जो है ट्रेड यूनियन के कंसेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन और अपने फीडबैक जो है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने जो है ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन का जो है स्ट्रक्चर वो कैसे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, प्लांट लेवल पे। ठीक है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं वो प्लांट लेवल पे बने हुए हैं और उसके अलावा वो किस पे बने हुए हैं, वो लोकल लेवल फेडरेशंस भी हैं और रीजनल लेवल फेडरेशंस है और नेशनल फेडरेशंस है। तो ये क्या क्या होते हैं हम लोग इनके बारे में देखते हैं। प्लांट लेवल बेसिकली क्या होता है, ये एक कोई यूनियन होता है जो एक इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि अगर हम लोग कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं या पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके लिए जो पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन बना होता है वो प्लांट लेवल का होता है। उसके अलावा लोकल लेवल फेडरेशंस होते हैं जो होल्ड्स टुगेदर द प्लांट यूनियंस एट द लोकल लेवल इन पर्टिकुलर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक रीजन है। ठीक है, एक लोकल, जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंसान है वो दिल्ली में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है तो वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उसके हिसाब से उतने यूनियंस होंगे प्लांट लेवल के, और वो प्लांट लेवल यूनियंस को हम लोग पूरा कंबाइन कर देंगे तो वो लोकल लेवल फेडरेशंस जो है वो बनेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से रीजनल लेवल फेडरेशंस क्या होगा, एक पूरे रीजन में, जैसे सपोज कीजिए एक नॉर्थ रीजन है, एक साउथ रीजन है, तो एक पर्टिकुलर एक पूरे रीजन में जो यूनियंस होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, रीजनल लेवल फेडरेशंस। इसी तरह से जो पूरे एक देश से बिलोंग कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो नेशनल फेडरेशंस होंगे। राइट, तो ये आपके जो है ये चारों जो है आपके स्ट्रक्चर में आते हैं ट्रेड यूनियन के। यानी कि एक आपका एक इंडस्ट्री को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है और लोकल लेवल फेडरेशंस आपकी एक पर्टिकुलर लोकल रीजन को में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके जितने प्लांट यूनियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। रीजनल लेवल फेडरेशन जितनी पूरे एक रीजन में जितनी ट्रेड यूनियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और नेशनल फेडरेशन क्या करता है, पूरे नेशन में जितने यूनियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जब हम लोग का ट्रेड यूनियन वाला कंसेप्ट इमर्ज हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है अब आप जैसे जानते होंगे कि 1919 में, ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ था, 1919 में है जो है आपका जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना। ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्यों था कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वर्कर्स को बचाने के लिए किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये जो बना ना, ये कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट किया लोगों को और फिर क्या किया गया, फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो फेडरेशन का फॉर्मेशन आपका 1919 में आपका इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ। उसके बाद 1920 से आपका फेडरेशन का जो है बनना शुरू हो गई। तो इसमें सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी थी। इसी तरह से आपकी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर संघ है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली 4 फेडरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में अभी मैं जितनी चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ आपको वो सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आया, यानी कि जो सबसे पहले नेशनल लेवल फेडरेशंस आए थे उसमें सबसे आपका कौन सा सबसे पुराना है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन फिर से रेडी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज ओल्डेस्ट फेडरेशन, ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अगर फेडरेशन के बारे में पूछा जाता है,
ठीक है। अगर आपसे ट्रेड यूनियन के बारे में पूछा जाता है तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन थी, जो कि आपकी ये इससे पहले फॉर्म हुई थी, ठीक है ना। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है। वो ट्रेड यूनियन था सबसे पुराना, लेकिन जो है सबसे पुराना फेडरेशन कौन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनी थी। और ये बेसिकली जो है बनी थी जोसेफ बाप्टिस्टा और इसे और एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लाला लाजपत राय, उनके नेतृत्व में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में जो पैटर्न था ट्रेड यूनियन का, ये इसने क्या किया था, उनको फॉलो किया था, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन ऑफ वर्कर्स एंड स्टिल कंट्रोल बाय कम्युनिस्ट एंड फेलो वर्कर्स, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है, ये कम्युनिस्ट इसको कंट्रोल करते हैं, और दूसरी बात की ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में बनता है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो कि 1920 में बना था, और बाकी सब इसके बाद बनते गए थे, ठीक है। और लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट है ये, ठीक है। लार्जेस्ट कौन है, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं। फिर अभी इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हैं। इसका जो है बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपकी एक एफिलेटेड यूनियन होती है, उसके साथ प्रोविंशियल बॉडीज होती हैं, जनरल काउंसिल होती है जिसमें कि ऑफिस बियरर्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं ऑफ जनरल और स्पेशल सेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट और आपके बन रहे हैं, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि जनरल सेशन जो है AITUC का, ये कब मीट करता है, ठीक है, कब मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 साल में एक बार जो है इन लोग मीटिंग अपनी रखते हैं कम से कम, ठीक है। इसी तरह से जनरल काउंसिल की मीटिंग कब होती है, तो अगर ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 साल में एक बार जो है होती है कम से कम। फिर इसी तरह वर्क कमेटी की मीटिंग कब होती है, ये एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि 6 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, यानी कि साल भर में 2 बार कम से कम आपको इस मीटिंग को रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला बनेगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है ये। फिर ये जोसेफ बाप्टिस्टा और लाला लाजपत राय ने इसका फॉर्मेशन किया था। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में इसके एफिलेटेड यूनियन, प्रोविंशियल बॉडीज, जनरल काउंसिल, ऑफिस बियरर्स, डेलीगेट्स ऑफ जनरल और स्पेशल सेशन आते हैं। जनरल सेशन मीटिंग इसकी 2 साल में एक बार होती है, जनरल काउंसिल मीटिंग इसकी 1 साल में एक बार होती है, और वर्क कमेटी की मीटिंग जो है इसकी आपकी 1 साल में 2 बार होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में था। आप यकीन मानो कि ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैसे मिल जाएंगे। अब हम लोग की तो ये देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। इसका क्या बेसिकली क्या एम था, क्या गोल था इसका, कि इसको क्या करने के लिए ये आया था। तो सबसे पहले था टू एस्टेब्लिश है सोशल स्टेक इन इंडिया, ठीक है। सोशल स्टेक को मतलब जो है वो सेटअप करने के लिए आया था। हालांकि वो चीज़ उससे सही से हो नहीं पाई और ये बेसिकली कम्युनिस्ट के हाथों में ही रह गया। फिर आता है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास थे यानी कि जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को, उनकी सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर सोशलाइज एंड नेशनलाइज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एज फार एज पॉसिबल। तो इनको देखना था कि जो प्रोडक्शन के मीन्स है वो क्या हो सके, सोशलाइज और नेशनलाइज हो सके। अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उस समय क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत चीप प्राइस में जो है प्रोडक्ट्स और लेकर के आते थे। इसके कारण से हमारे इंडिया के जो वर्कर्स थे, जो क्राफ्टमैन थे, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे, क्योंकि लोग जो है अपने नॉर्मल जो देश में मिलने वाला सामान था उसको छोड़ करके बाहर के सामान को यूज़ करने लगे थे, और इसके वजह से कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों का काम छूट गया। तो इसी चीज को कंट्रोल करने का, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का बेसिक इसका एम था। फिर आता है टू प्रोवाइड द वर्कर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच,
प्रेस एसोसिएशन, असेंबली एंड स्ट्राइक। तो वर्कर्स को जो है फ्रीडम देने का इसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्कर्स को फ्रीडम मिले अपनी बातें कहने की, प्रेस की जो है प्रेस के थ्रू जो है लोगों तक अवेयरनेस फैलाई जाए, एसोसिएशन बनाए जाए और असेंबली और स्ट्राइक किया जा सके अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो। फिर आता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक फेडरेशन है, तो इससे कई सारे जो हैं आपके जो ट्रेड यूनियन है वो इससे एफिलिएटेड हैं। तो इनका क्या काम था, इनका काम था कि जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटीज को, उनके काम को जो है क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, ठीक है, ताकि काम एक जैसे हो सके, एक हार्मोनी सबके बीच में मेंटेन रहे। फिर आता है टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड, कम्युनिटी, रेस और रिलीजन। यानी कि किसी भी तरीके का जो डिफरेंस होता है वर्कर्स के बीच में, यानी कि किसी को रंग, रूप और उसकी जाति के भेद पे अगर उनको जॉब नहीं दी जाती, काम नहीं दिया जाता है, तो इस तरह की चीजों को हटाना। फिर आता है टू फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। किसी भी तरीके की इनजस्टिस हो रही है, सोशल ऑपरेशन हो रहा है, तो उनसे वर्कर्स को बचाना, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट करना। फिर टू फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड हैरेसमेंट एट प्लेस ऑफ वर्क। तो अभी क्या है कि जब लोग काम करते थे, अभी तो क्या है, अभी तो औरतों को भाई एक इक्वल रिम्यूनरेशन और ये सारी फैसिलिटीज मिली, लेकिन उस समय नहीं थी। उस समय वो औरतों को जो है काम जल्दी से नहीं दिया जाता था, या दिया जाता था तो उनको कम पेमेंट दी जाती थी, बच्चों को परेशान किया जाता था, उनको हैरास किया जाता था। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना था, कंट्रोल करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इसको समझ में आएंगे। ये एक सोशलिस्ट मतलब एक पैटर्न को स्ट्रक्चर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, फ्रीडम देना है स्पीच का, मीन्स प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। तो ये सारे बेसिक एम्स से, ऑब्जेक्टिव्स से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ तो बेसिक एम तो उनको भाई सोशलिस्ट को है क्या करना था, उसको उनको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, वो बेसिकली कम्युनिस्ट के हाथों में ज़्यादा रह गया, ठीक है। तो यही रीज़न था कि काफ़ी लोगों ने जो कि खासकर वो लोग जो स्प्लिट हो गए उससे, और हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ के रूप में फॉर्मेशन हुआ, और यही लोगों ने हेल्प किया गांधीयन मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, और साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प किया इसके फॉर्मेशन में, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फॉर्मेशन में। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ लोग ऐसे थे जो कम्युनिज्म को जो है क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन जो गांधीयन मेथड को सपोर्ट करना चाहते थे तो उनको बात अच्छी नहीं लगी, तो उन लोगों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया, और उन्होंने छोड़ने के बाद अपनी एक नई जो है पार्टी को, फेडरेशन को क्या किया, फॉर्म किया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। और ये जो बना था, ये कब बना था, ये 3 मई को बना 1947 में बाय द कांग्रेस पार्टी ऑन इट्स लेबर फ्रंट। और ये इसको कितने जो है इसको नेतृत्व दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और इसका क्या काम था, इट वांटेड टू ब्रिंग अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट सॉल्यूशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। ये स्ट्राइक्स को नहीं करना चाहते थे, इनका मेन काम क्या था, ये नॉन वायलेंस के थ्रू प्रॉपर सॉल्यूशन लाना चाहते थे, ठीक है ना। गांधीयन मेथड को सपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ, कि नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना और पीसफुल मेथड को यूज करना, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में उल्टा हो रहा था, तो इसलिए लोगों ने उसको छोड़ करके यहाँ पे एक नए फेडरेशन का फॉर्मेशन कर लिया। फिर क्या है, इट गॉट एफिलेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, ठीक है, ICFTU से इसको एफिलिएशन मिला। फिर अब देखिए, अभी हम लोग ने क्या बात किया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है सेकेंड लार्जेस्ट फेडरेशन है, तो यहाँ और लार्जेस्ट फेडरेशन कौन सा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ये आपके देखिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन और यहाँ पे बन गया कि विच इज द लार्जेस्ट नेशनल फेडरेशन, तो आपको पता होगा इसका आंसर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट आता है एवरी एफिलेटेड यूनियन हैज टू एग्री टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल डिस्प्यूट इन विच सेटलमेंट इज नॉट रीच्ड थ्रू नेगोशिएशन। ठीक है, हम लोग ने आर्बिट्रेशन के बारे में बात किया था जिसमें थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें भी वही चीज हुआ कि इसमें जो है सारे यूनियंस को, मतलब जितने यूनियन हैं उनको एग्री करना होता था कि आर्बिट्रेशन किया जाए। ठीक है, और अगर कोई इसमें सेटलमेंट नहीं होता है तो इसमें भी उनको क्या करना है, उनको जो है अपना एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है। ठीक है, उनको क्या करना है, अपनी चीज़ों को, अगर कोई मान लीजिए कोई नेगोशिएशन नहीं पहुंच रही है तो एवरी हैज टू एग्री टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो उनको अगर नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा तो उनको आर्बिट्रेशन के लिए मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी था, यानी कि उनको आर्बिट्रेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, यानी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। फिर इट इज टू इंटाइटल टू रिप्रेजेंट इंडियन लेबर इन ILO। ठीक है, तो इनको क्या था, ये इंटाइटल थे इंडियन लेबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ILO में। ठीक है, फिर है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडिविजुअल एंड इरेडिकेटिंग द एंटी सोशल कंसंट्रेशन ऑफ पावर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो बेसिकली इनका क्या था कि ये हेल्प कर रहे थे कि जो मतलब इंडिविजुअल वो डेवलप हो सके, और जो पावर थी, ठीक है ना, जो एक जगह कंसंट्रेट हो गई थी कुछ लोगों के बीच में, उसको हटा करके पावर को सारे लोगों के बीच में बांटा जा सके। ठीक है, तो बेसिक इसका एम यही था। तो आपको नॉर्मली ये समझना है कि सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आया 1920 में, तो उसको फॉर्म किया जोसेफ बाप्टिस्ट और लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसमें जो है वो बेसिकली बना था सोशल एम से, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, कम्युनिस्ट उसको एक्वायर किए। तो फिर जो है जो गांधीयन मेथड को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को, कांग्रेस को छोड़ दिया, और उन लोगों ने नई फेडरेशन का फॉर्मेशन किया जो कि था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, 1947 में 3 मई को उन्होंने फॉर्मेशन किया, और कौन थे इसके हेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट फेडरेशन है लेकिन सबसे पुरानी है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे बड़ी है। ठीक है ना, सबसे लार्ज यानी कि लार्जेस्ट नेशनल फेडरेशन है। और इसका मेन एम क्या था, इसका एम था कि लोगों के बीच में पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, और एक नॉन वायलेंट और पीसफुल मेथड अपनाया जाए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई थी, आर्बिट्रेशन आ गया था, यानी कि जितने भी यूनियंस रहेंगे उनको क्या करना होगा, उनको आर्बिट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा इन केस अगर उनके बीच में नेगोशिएशन में कोई सेटलमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर आगे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें क्या था, टू इंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अभी देखिए AITUC में ये बात नहीं हुई थी, लेकिन INTUC क्या कह रही है कि भाई उनको क्या चाहिए, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। फिर टू फैसिलिटेट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इनका मेन एम क्या था कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसमें जो डिसीजन ले रही है, क्योंकि वो वर्कर्स से जुड़े होते हैं तो वर्कर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। फिर टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, ये तो भाई आपके सारे जो ट्रेड यूनियंस उन सबका एम रहता ही रहता है। फिर टू प्रोवाइड मेडिकली सेफ एंड सोशली सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको मेडिकली सेफ बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा किसी तरीके की बीमारियां ना फैले, और सोशली सिक्योर हो, यानी कि जब किसी की जॉब छूट जाती है या बाद में रिटायरमेंट होती है तो कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते रहे। फिर है टू मेक द वर्कर्स मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी। ठीक है, वर्कर्स को क्या करना है, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना है इंडस्ट्री के प्रति और साथ ही साथ कम्युनिटी के प्रति। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, बिकॉज इसके बारे में अगर आप कोई कन्फ्यूज़न रखोगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप मिस कर सकते हो एग्जाम में, और इसको क्लियर रखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हो। तो हम लोग ने दो की बात कर ली, हम लोग ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ली। फिर सेकंड नंबर पे आपका आया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा
है हिंद मजदूर संघ। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्या था, वहाँ पे आर्बिट्रेशन जरूरी था। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई नेगोशिएशन नहीं होती है, ठीक है, नेगोशिएशन में कोई सेटलमेंट नहीं होती तो आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे कम्युनिस्ट और रेडिकल्स ने उसको क्या किया था, एक्वायर किया हुआ था। तो इसलिए जो सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों को ही डिसअप्रूव कर दिया। यानी कि सबसे पहले वो AITU से नाखुश हुए क्योंकि वो कम्युनिस्ट पूरा एक्वायर कर चुके थे। फिर वो INTU से भी नाखुश हो गए क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्रेशन वाली बात आ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, इसीलिए उन लोगों ने फॉर्म किया 1948 में हिंद मजदूर संघ। ठीक है, ये हुई एक मीटिंग के बाद। मीटिंग कहाँ हुई थी, कोलकाता में मीटिंग हुई थी। और उसके बाद 1948 में जो है, यानी कि आज़ादी के ठीक बाद ये क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसका भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख लेते हैं। इसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं, 2 सेक्रेटरीज होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एक ट्रेजरर होता है और नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जो है कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑफिस बियरर्स आर इलेक्टेड एट द एनुअल कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑफिस बियरर्स भी होते हैं जो एनुअल कन्वेंशन में जिनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ मेन चीजें बन रही हैं। इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि लोग AITUC और INTUC से दोनों से ही नाखुश थे। और तो कोलकाता में सोशलिस्ट लीडर्स की मीटिंग के बाद 1948 में हिंद मजदूर संघ का फॉर्मेशन हुआ। इसमें प्रेसिडेंट आपके होते, 2 सेक्रेटरीज होते, ट्रेजरर होता है और अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफिस बियरर्स होते हैं जिनको आपके एनुअल कन्वेंशन में क्या किया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर था हिंद मजदूर संघ के बारे में। अब इसके एम को देखते हैं। तो इसका एम क्या था, टू गिव इम्पेटस टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन्होंने फोकस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन के लिए। वर्कर्स के एजुकेशन के बारे में इन लोग ने बात की थी। ठीक है, INTUC ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की वर्कर्स की। टू फॉर्म अ फेडरेशन ऑफ यूनियन फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। इफ इनका मेन एम क्या था, फेडरेशन बनाया जाए सेम इंडस्ट्री के लोगों से। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है तो उसी के ही लिए ही पर्टिकुलरली फेडरेशन बनी। टू इम्प्रूव द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स के जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होते हैं उनको इम्प्रूव करना इन लोगों का मेन एम था, जो कि लगभग सारे ही ट्रेड यूनियंस का मेन एम। अब हम लोगों का तीन हो चुका है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, हिंद मजदूर संघ हो गया। अब हम लोगों का जो चौथा आ रहा है फाइनल है, यानी कि ये है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इसमें क्या है, द UTUC was merged with the Center of Indian Trade Unions and as a result was established in 1971 after a split in the AITUC। ठीक है, AITUC के स्प्लिट के बाद आपके UTUC और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस बने। और ये लोग क्या किए, ये क्या किए, 1971 में इन दोनों के मर्जर के बाद फॉर्मेशन हुआ CITU का। ठीक है, और ये इसके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आपके प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, मतलब और ना 4 से ज़्यादा सेक्रेटरीज, इसमें 10 सेक्रेटरीज रहेंगे लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक ट्रेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपकी एक मीटिंग की बात आ रही है। जनरल काउंसिल मीट जो है 2 साल में एक बार, स्टेट कमेटी मीट जो है एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में 2 बार होनी चाहिए। फिर डे टू डे ऑपरेशंस आर कैरीड आउट बाय जनरल सेक्रेटरी एंड स्टाफ एट स्टेट लेवल। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो डे टू डे ऑपरेशन है वो जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ जो है वो कवर कराता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव है लेजिस्लेशन को मेंटेन करना, डिमॉन्स्ट्रेशंस करना, फिर एगिटेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, जितने भी क्लास स्ट्रगल हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं उनको सामने रखना, उसको इंटेंसिफाई करना। ठीक है, उसको किसी तरीके से उसको प्रॉपर क्योर देना। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं AITUC होता है और दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस होता है, और बाकी दोनों भी लेकिन आपको पढ़ना है, जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपको
आपको आई होप कि ये जो क्लास है समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप जो है फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख देना और मैं आपको इंडिविजुअली जो है आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get the new notification. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.